प्लीज बाकी सभी म्यूट रखें, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हमारे साथ नेहा है। नेहा जी, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर सकती हैं और नेहा जी आपको साथ के साथ आपके क्वेश्चन का आंसर करती रहेंगी। और बाकी उसके अलावा भी आपको बाद में अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो अपने क्वेश्चन नोट करके रखिए, लास्ट में हम उसका आंसर आपको करेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो हमारा है टैली प्राइम को लेके। टैली प्राइम जो है टैली की का एक न्यू अपडेट है, जो कि ये अपडेट अभी नहीं आया, ये अपडेट 2020 में ही आ गया था, ठीक है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनमें से कुछ क्लाइंट्स जो हैं ERP9 यूज कर रहे हैं। उनकी कुछ मजबूरी भी है और कुछ उनको अभी टैली प्राइम के जो फीचर्स हैं उनके बारे में पता नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेज है उसकी। तो आज के सेशन में हम ओवरऑल ये सब बात करेंगे कि ERP9 और प्राइम में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद अगर अपने डाटा को ERP9 से प्राइम में शिफ्ट करना है यानी माइग्रेट करना है तो वो कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके अलावा इसके अंदर एंट्री कैसे होगी, मास्टर्स कैसे बनेंगे, फीचर्स कहाँ पे होंगे, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, ये सारे हम आज इसमें जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टैली प्राइम अगर हमें डाउनलोड करना है या अपडेट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं टैली की वेबसाइट पे। टैली की वेबसाइट है tellysolution.com। इसमें हम जाएंगे डाउनलोड नाम के बटन में, तो आप देखेंगे यहाँ पे टैली प्राइम 2.0 रिलीज। ये 2.0 क्या है? तो टैली प्राइम मैंने बताया कि टैली प्राइम 2020 में ही आ गया था, लेकिन उसमें अब जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें भी अभी तक काफी सारी रिलीज आ चुकी हैं। तो जो सबसे लेटेस्ट रिलीज है अभी टैली प्राइम की वो है रिलीज 2.0। ओके, तो इसको करने के लिए आप यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो आप बॉटम में देख सकते हैं इसका जो सेटअप फाइल है वो नीचे आ गई है, डाउनलोड हो रही है अभी। तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आपका जो लाइसेंस अभी आप यूज कर रहे हैं ERP9 का, वही लाइसेंस आपका आगे चलेगा किसमें, टैली प्राइम में। ओके, तो मैंने उस फाइल पे क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है वो यहाँ पे आपको अभी दिखाई देगा, उसकी विंडो ओपन होगी इंस्टॉलेशन की। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना पड़ेगा। तब तक मैं आपको बता दूं, जब तक वो फाइल आती है, कि ERP9 में हमें जाना क्यों है। हमें इसलिए नहीं जाना कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें ठीक है कि इसका लुक चेंज है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, या फिर इसमें कुछ एक दो चेंजेस आए हैं, ऐसा ही नहीं है। गवर्नमेंट की जो भी अपडेट्स आते हैं, जो न्यू नोटिफिकेशंस आते हैं गवर्नमेंट की कोई भी, वो भी अगर टैली अपडेट करेगा तो टैली उसको ERP9 में अपडेट नहीं करेगा, टैली उसको अपडेट करेगा अपनी टैली प्राइम के अंदर, ठीक है। और वो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको फॉलो करना, उसके हिसाब से चलना। तो यहाँ पे भी हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें अब अपने आप को थोड़ा आगे लेके चलना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमें भी यहाँ पे 2.0 के साथ या फिर टैली प्राइम में जो भी रिलीजन के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी इंस्टॉलेशन के लिए इसकी विंडो आ गई है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि क्या करना चाहते हैं। आपके पास पहले से ही इसमें ERP9 है, तो क्या आप उस ERP9 को ही अपडेट करके प्राइम बनाना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि ERP9 तो मेरे इसमें इंस्टॉल है ही,
मैं टैली प्राइम का भी एक इंस्टॉलेशन जो सेटअप है वो एक दूसरे फोल्डर में कहीं भी इंस्टॉल करके रख लूँ, ठीक है। अगर आपको पुराने वाले को ही अपडेट करना है तो आप ERP9 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते ही अपडेट नाम का बटन आ जाएगा, लेकिन मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, ओके। लेकिन जब मुझे इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे टैली प्राइम को सिलेक्ट करूंगा और इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करूंगा। तो इससे होगा क्या कि आपका टैली प्राइम अलग से इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और इंस्टॉल होने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम टैली प्राइम को ओपन करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये टैली प्राइम है, मैं इसको ओपन कर रहा हूं। तो जब आप फर्स्ट टाइम टैली प्राइम को ओपन करेंगे अपने सिस्टम में, तो वो आपसे कहेगा कि आपका जो लाइसेंस है ऑलरेडी एक चल रहा है आपके सिस्टम में ही ERP9 पे, तो क्या आप उसको अपडेट करना चाहते हैं प्राइम के लिए? तो वहां पे हम उसको यस कर देंगे, तो वो जो आपका लाइसेंस है वो आपका प्राइम में अपडेट हो जाएगा, यानी कि आपका जो टैली प्राइम है वो लाइसेंस मोड में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको अपडेट करने का कि कैसे इसको हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको हम अपडेट करेंगे, ये प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो विंडो खुल के आई है टैली प्राइम की, ये टैली प्राइम की सबसे मेन विंडो है। जैसे आप ERP9 ओपन करते थे ना, उसमें आपकी मेन स्क्रीन खुलती थी जिसमें कंपनी इन्फो की पूरी मेन्यू आते थे, इसी तरह से ये टैली प्राइम की सबसे मेन विंडो है। जैसे ही ओपन करेंगे तो यही विंडो आपके सामने आएगी, ओके। इसके अंदर पहले इसी को समझ लेते हैं। ये जो लिस्ट आ रही है आपके सामने, ये क्या है? तो ये लिस्ट है आपकी कि आपके सिस्टम में करंट में जो भी कंपनी अभी बनी हुई है, ये लिस्ट इसकी यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने आ जाएगी। ERP9 में तो कंपनी इन्फो में जाते थे, उसके में भी फिर सिलेक्ट करते थे, तब वो लिस्ट आती थी। इसमें डिफॉल्ट में ही आपके जैसे ही प्राइम ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको एक लोकेशन होगी, उस लोकेशन की सारी फाइल्स आपको दिखा देगा, ठीक है। अगर मेरी जो कंपनी है वो किसी दूसरे लोकेशन पे है, मेरी यानी कि जो कंपनी जो है सारी जो मैंने बना के रखी है वो किसी दूसरी लोकेशन पे है, तो ERP9 में आप करते क्या थे, आपको उसका पाथ कॉपी करके डालना पड़ता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पाथ कॉपी करके रखना चाहें तो वो भी है, उसका भी ऑप्शन है। स्पेसिफाइड पाथ में जाना है, वो पाथ आप डाल देना, तो उस पाथ पे जितनी भी कंपनीज होंगे ना, वो लिस्ट अपने आप आ जाएगी यहाँ पे, वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपल है, आप सिंपल क्या करेंगे, इसमें इसमें एक न्यू अपडेट है। क्या अपडेट है? आप देखिए, इसमें यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आप इस पर क्लिक करिए। आपके सिस्टम के अंदर जितने भी ड्राइव हैं वो आपको सारे दिखा देगा, C ड्राइव, D ड्राइव। तो आप यहाँ से उस पे ऊपर नेविगेट करते हुए किसी भी लोकेशन पे आप जाइए, ठीक है। उसी लोकेशन पे जब जाएंगे, जैसे ये टैली डाटा आप देख रहे हैं, इस पे जाऊंगा तो इसके अंदर में जितनी भी कंपनी है वो सब शो करेगा आपको। मुझे कॉपी पेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पेसिफाई पाथ में जाऊंगा तो आप स्पेसिफाई में तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको क्या बताया, आपको एक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें ऑप्शन है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का, आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करिए। उसके बाद वहां पे आपको सारे ड्राइव दिखाएगा, C ड्राइव, D ड्राइव, आपको सब शो करेगा, ठीक है। और वहां से आप कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट आपको वो पाथ दिखाएगा जो डिफॉल्ट में आपने सेट किया हुआ है, और उस पाथ के ऊपर जितनी भी कंपनी है वो आपको सब शो करेगा, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपकी कंपनी है वो आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपने तो अपने सिस्टम में टैली प्राइम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अभी तक जो भी काम किया होगा वो तो ERP9 पे किया होगा। यानी कि आपने जितनी भी कंपनी बना रखी होंगी वो तो सारी उसमें बना रखी होंगी, किसमें? ERP9 में। तो वो सारी कंपनी आपकी इसमें आएंगी कैसे, वो प्राइम के अंदर कैसे ओपन होगी? ऐसा नहीं है कि आप उसे डायरेक्टली ओपन कर लेंगे, डायरेक्टली आप ओपन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने डाटा जो है वो ERP9 से प्राइम के अंदर उसको माइग्रेट करना पड़ेगा।
जैसे ये जितनी कंपनी आ रही है इसमें कंपनी देखिए, दिखाता हूं मैं आपको, नीचे देखिए दिनेश ERP9 मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बनाई है, बस आपको समझाने के लिए कंपनी बनाई है। ये कंपनी मैंने प्राइम से नहीं बनाई थी, ये कंपनी मैंने ERP9 से बनाई थी। यानी कि इसके अंदर जो काम किया हुआ है वो मैंने ERP9 के अंदर काम करके तब ये किया हुआ है। लेकिन इसी कंपनी के पीछे स्पेशली लिखा आ रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड, जबकि बाकी कंपनी में नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी कंपनी या तो ऑलरेडी पहले ही माइग्रेट हो चुकी है या आपने वो बनाई ही किस में है, प्राइम में। लेकिन ERP9 की कंपनी में माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा है। आप उस पर एंटर करेंगे तो ये आपको एक विंडो दिखा देगा। इस विंडो पे दिखाएगा कि क्या आप अपने डेटा को माइग्रेट करना चाहते हैं, तो माइग्रेट करते ही माइग्रेशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर आपने अपने डाटा माइग्रेट कर लिया प्राइम के अंदर, वो भी बिना बैकअप बनाए, विदाउट बैकअप के आपने माइग्रेट कर लिया, तो आप वापस उस डाटा को यानी कि किसमें ओपन नहीं कर सकते, ERP9 में। ठीक है, अगर आपने बैकअप बना रखा है, हाँ, तो वो बैकअप काम आएगा आपका अगर आपको वापस उसको डाटा को ERP में ओपन करना है। तो माइग्रेट करने से पहले ये यहाँ पे पढ़िए लिखा क्या है कि आपको बैकअप बनाना है या नहीं, पहले तो यस या नो। फिर बैकअप बनाना है तो डेस्टिनेशन कहाँ रखें, मतलब कहाँ पे बनाऊं मैं बैकअप। तो सीधी सी बात है, ये चेंजेस करने होंगे कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगर में। और यहाँ पे बैकअप तो बनाना ही है, उसको तो यस रखना ही है। नीचे डेस्टिनेशन पे जाके मैं अपना पाथ चेंज कर सकता हूँ कि मुझे जो अपना बैकअप बनाना है ना, मैं डी ड्राइव में मान लीजिए ये बैंक नाम का फोल्डर है, इसके अंदर अपना बैकअप बनाना चाहूँ। ये सेट कर दिया मैंने, बैक किया मैंने इसको, और बैक करके अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपने डाटा का बैकअप बनाने जा रहा हूँ। तो बैक करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये कुछ गलत मुझे दिखा रहा है इसमें, एक सेकेंड, ये पाथ मैंने थोड़ा गलत ले लिया है, थोड़ा सा सही पाथ लेना पड़ेगा। तो कोई सही से मैं पाथ इसमें ले लेता हूँ, दिनेश डाटा, ये भी ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप जाइए बैक करिए, और माइग्रेट जैसे ही मैं करूंगा, ये देखिए माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका डाटा कन्वर्ट हो रहा है इस टाइम ERP9 से प्राइम के अंदर। ठीक है, और ये बड़े अच्छे से हो भी जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि मेरे ERP9 में जो डाटा है उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाएंगे या कोई डाटा डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं माइग्रेट। ठीक है, ये देखिए माइग्रेट अभी हो रहा है मेरा, कंप्लीट चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका डाटा कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग टाइम लेता है। ओके, ये मेरा माइग्रेट हो गया है। फिलहाल मैंने इस कंपनी में कुछ काम नहीं किया हुआ था। ठीक है, बाकी ये डाटा आपका माइग्रेट होके इसमें आ गया। अब आप इसको वापस अगर बंद करना है तो यहाँ पे टॉप में एक बटन है कंपनी, ये मेन्यू आ गया, जैसे कंपनी इन्फो नहीं था, वो इन्होंने यहाँ पे दे दिया आपको कंपनी, और इसके अंदर मैं कर दूंगा शट, जिससे कि मेरी कंपनी को मैं बंद कर सकूं। अब मैं दोबारा इस कंपनी को ओपन करूंगा तो मुझे माइग्रेशन रिक्वायर्ड दोबारा लिखा नहीं आएगा उस पर, मैं आराम से उस कंपनी से वापस बाहर आ गया हूँ। ठीक है, और वापस उसमें जाऊंगा जब, आपको दिनेश ERP देखिए, अब कहीं लिखा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड, नहीं, क्योंकि वो माइग्रेट हो चुका है आपका। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे कंपनी का एक नई कंपनी बनानी है इसमें, तो वो भी आपको यही मिल जाएगा, देखो मेन स्क्रीन पे ही क्रिएट कंपनी। अब आप कहेंगे कंपनी बनाना कोई बड़ी चीज है, छोटी सी चीज है, तो लेकिन इसके अंदर भी चेंजेज हुए हैं, जो भी चेंजेज हुए हैं मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम जाते हैं, क्रिएट कंपनी करते हैं, उसी की तरह जैसे पहले आते थे ऑप्शन, वही सब आपके आएंगे। लेकिन डिफॉल्ट में कैसे आएंगे वो आपको दिखा दूं, एक सेकंड रुकिएगा। जब आप डिफॉल्ट में अपनी कंपनी बनाएंगे तो इतने सारे फीचर्स नहीं आएंगे, वो तो मैंने एक्टिवेट किए हुए थे आपके सिस्टम में। जब आप फर्स्ट टाइम कोई कंपनी बनाएंगे आपको बस इतने फंक्शन दिखाई देंगे, यानी यहाँ पे आप डालेंगे कंपनी का नेम। ठीक है, मैंने डाल दिया पूजा ट्रेडर, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, ये सब तो ठीक है। नीचे देखिए करेंसी इंफॉर्मेशन,
पहले कंपनी के अंदर कितनी सारी इंफॉर्मेशन आती थी करेंसी में, करेंसी का नाम, फॉर्मल नेम, करेंसी के अंदर डेसिमल में कितने पॉइंट्स चाहिए, ये सब आता था। कहाँ गए वो ऑप्शन? क्या वो इसमें हट गए हैं? नहीं, हटाया कुछ नहीं है। आप यहाँ पे राइट साइड में इन्होंने वो डाल दिया है कॉन्फ़िगर के अंदर। आप यहाँ क्लिक करेंगे, अगर आपको लगता है कि वो डिटेल आपके काम की है तो आप उसको यस कर लें, अगर नहीं लगता आपको तो आप ये जो सब है ये तो बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले ही इस चीज को करके रखता हूँ। जैसे ही मैं इनको वापस एक्टिवेट करूंगा तो वही सब चीजें वापस आ जाएंगी जो आपकी ERP9 में होती थी कंपनी बनाते टाइम पे। ठीक है, अब आपको इसमें सिक्योरिटी का फंक्शन भी आ गया आपका कि आप यस करके यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दे सकते हैं मेरी कंपनी में, जैसे ही मैंने दे दिया है। ठीक है, नीचे करेंसी के जितने ऑप्शन आते थे सारे ऑप्शन आ गए आपके। अच्छा, अब जैसे ही इसको सेव करते हैं, हम सेव कैसे करते हैं पता है ना सबको? कंट्रोल ए से। तो यहीं से मैं कंट्रोल ए करूंगा। ओके, तो देखना भी क्या होगा, जैसे ही कंपनी बनेगी क्या आएगा आपके सामने। ये तो पासवर्ड आता है, चलो ठीक है, ये तो डालना है। इसके बाद देखिएगा, जैसे ही कंपनी बनती है एक विंडो होती थी जो आपकी पहले F11 से आती थी, याद है? फीचर्स की, जो हम स्पेशल F11 से ऑन करते थे, तब वो विंडो खुलती थी, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर। यहाँ पे ये क्या हुआ, जैसे ही कंपनी बनाई ऑटोमेटिकली मेरे सामने विंडो आ गई। ठीक है, उसी टाइम पूछ लेगा आपसे कि बताइए क्या आपको इसमें एक्टिवेट करना है, क्या एक्टिवेट नहीं करना है। आप यहीं पे अभी यस या नो कर दीजिए। जरूरी है मैं अभी इस टाइम करूंगा, बाद में भी कर सकता हूं, पर लेकिन कंपनी बनाने के तुरंत बाद इसने ये विंडो मुझे क्यों दिखाई? क्योंकि हाँ, कुछ जो है यूजर्स है जो टैली के, उनको ज्यादा टैली नहीं आता, तो उनको ज्यादा नहीं पता है कि कौन सा फीचर कहाँ से वो एक्टिवेट होता है, कहाँ से नहीं होता है। ठीक है, उन्हें बस कंपनी पता है, जनरल एंट्री पता है, फीचर्स की ज्यादा नॉलेज नहीं है, कहाँ से एक्टिवेट करना है कहाँ से नहीं। उसे F11 भी नहीं पता। तो टैली ने क्या किया, उनके लिए भी आसान बना दिया कि जैसे ही कंपनी बनाएंगे उनके सामने खुद ही दे दिया उन्होंने कि ये फंक्शंस हैं, इनमें से कुछ फंक्शन इन्होंने खुद ही आपके लिए एक्टिवेट किए हुए हैं जो इनको लगता है। आपको फिर बस उसमें करना क्या है, जैसे देखिए GST, देखिए इसमें GST बाय डिफॉल्ट अनेबल है, पहले ERP9 में करना पड़ता था इसको, लेकिन फिर भी एक काम तो करना पड़ेगा, इसमें जाके GST जैसे दे रखा है, बस यहाँ पे अपनी कंपनी का GST नंबर जो है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। बाकी एडवांस फीचर में मैं नहीं जा रहा, एडवांस तो देखो जो करेंगे तो होंगे। बाकी के पहले अलग अलग विंडो खुलती थी, अकाउंटिंग की अलग, इन्वेंट्री अलग, अब एक ही विंडो में सब कुछ है। तो क्या इतने सारे फंक्शंस आते थे, फीचर्स आते थे, वो क्या सब हटा दिए इसमें से? नहीं, फीचर्स नहीं हटाए हैं, अब उनको यहां से एक्टिवेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसको अब F11 से एक्टिवेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप उस पर काम करेंगे तो उसी टाइम पे ही वहां पे डायरेक्टली आप उसे वहीं से एक्टिवेट कर सकते हो। आपको अलग से ही F11 में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप F11 में आएंगे फिर यहां से मैं एक्टिवेट करूंगा। फिलहाल ये विंडो मेरे सामने आ गई है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कंट्रोल ए से। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मेरी जो सिस्टम की मेन विंडो है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ टैली, वो आ जाएगी। ठीक है, अब ये गेटवे ऑफ टैली एक बार ओपन हो जाए, ये देखिए ये गेटवे ऑफ टैली आ गई। गेटवे ऑफ टैली के अंदर एक एक पार्ट को समझने से पहले मैं इस गेटवे ऑफ टैली के मेन्यू को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ऊपर ये सब बटन्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम जानना पड़ेगा। और देखिए नीचे, नीचे आपको पहले यहाँ पे लिखा आता था लाइसेंस कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा आप वर्जन यूज कर रहे हैं, कहाँ गई वो सब डिटेल। अगर हमें उनकी रिक्वायरमेंट है या होती है तो कहाँ से लाएंगे वो इन्फॉर्मेशन, वो अभी पहले मैं आपको वो सब बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहले इसको, हमें तो यही जानना है ना कि ERP9 में सबसे पहले अगर वहां से हम प्राइम में जाते हैं तो हमें कुछ भी ऐसा ना लगे कि हमें प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले तो एक एक बटन जो इसके हैं वो बताने जरूरी है। ठीक है, अभी किसी कोई क्वेश्चन अभी तक, अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो आप वैसे तो नेहा जी से भी क्वेश्चन आंसर अपने टाइप करके पूछ सकते हैं। मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है डायरेक्टली तो आप पूछिए।
अदरवाइज हम आगे स्टार्ट करें। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, मुझे ये जानना है कि मेरी कंपनी की लाइसेंस की इंफॉर्मेशन जाननी है ना। लाइसेंस इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं कस्टमर केयर पे कॉल करनी है, कुछ हेल्प चाहिए या कहीं पे भी, तो लाइसेंस इंफॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए होती है। कब मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, सब इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वो कहाँ से मिलेंगी, सबसे पहले मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। सबसे टॉप पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है। सबसे टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है टैली प्राइम। क्या लिखा हुआ है? टैली प्राइम गोल्ड। यानी कि आपका लाइसेंस कौन सा आप यूज कर रहे हैं, प्राइम में आप सिल्वर कर रहे हैं या गोल्ड कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। डिफरेंस तो सबको पता ही होगा कि सिल्वर एक सिंगल यूजर पे एक सिंगल सिस्टम पे चलता है, गोल्ड एक सिस्टम आप इंस्टॉल करके अलग बाकी सिस्टम पे चला सकते हैं। तो यहाँ पे इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, बस माउस से क्लिक कर देना है इसी पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो इस पे आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दिखा देगा। सबसे पहले क्या लिखा है कि आपके लाइसेंस है, सीरियल नंबर क्या है, लाइसेंस एडिशन कौन सा है, कब तक ये आपका एक्टिवेट है, कौन सी ईमेल आईडी पे ये रजिस्टर्ड है, ये सब आपको इसमें दिखा रहा है। और तो और जो ये सर्वर है जिससे ये कनेक्ट है, उस सर्वर का आईपी एड्रेस जो होता है गेट पे सर्वर, वो भी आपको सबसे लास्ट में इसमें दिखा रहा है। इसके अलावा ये डिटेल और कहां से मिलेगी, तो ये भी देखिए राइट साइड में, टॉप में ही देखिए, टॉप में सबसे राइट साइड में क्या लिखा आ रहा है, टॉप में हेल्प आ रहा है ना। इसी में आपको जाना होगा, यहां से किसमें, यहां से मैं जाऊंगा ये सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस को क्या करना चाहते हैं, लाइसेंस को मैनेज करना चाहते हैं। लाइसेंस में अपने आप अपना जो अकाउंट बना हुआ है जिस पे लाइसेंस एक्टिवेट है, उस अकाउंट को मैनेज करना है, क्या करना है। तो मैं लाइसेंस को मैनेज करना है, तो उस पर क्लिक करते ही आपकी लाइसेंस इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, और ये लाइसेंस खाली इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, राइट साइड में भी बटन हैं। जैसे ही लाइसेंस इंफॉर्मेशन आती है राइट साइड में देखिए, अगर मान लीजिए आप टैली प्राइम में या कोई भी जॉब का है, इसके अंदर आप सिंगल यूजर जो लाइसेंस है वो यूज नहीं कर रहे, आप मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं, आप गोल्ड एडिशन टैली का यूज कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें दो सिस्टम होते हैं, आपको पता ही है। एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। सर्वर तो वो हो गया जिस मेन सिस्टम पे टैली चला हुआ है, क्लाइंट वो हो गया जिस पे हम उसको चला रहे हैं। तो किसी भी वजह से अगर आपके क्लाइंट सिस्टम पे लाइसेंस एजुकेशनल मोड में चला जाता है तो क्या करें, वो भी यहीं पे इसका सॉल्यूशन। अगर क्लाइंट सिस्टम पे टेली एजुकेशन मोड में चला जाता है, लेकिन शर्त है कि वो हमारा सेम नेटवर्क में होना चाहिए, तो आप यहीं पे जो बटन है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, ये दिख रहा है ना आपको, यहीं से क्लिक करिए, अपने आप सर्च कर लेगा कि मेरे ही इसमें यहाँ पे ये सारे लाइसेंस चल रहे हैं। ठीक है, इसमें एक तो मैं भी चला ही रहा हूँ, दूसरा नीचे दिखा रहा है। मैं चाहूँ तो अपने इसको उस लाइसेंस से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ जो भी यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, पर लेकिन ऑलरेडी मेरे सिस्टम में भी लाइसेंस में ही एक्टिवेटेड है तो मुझे जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। और अगर मेरी टैली का नया अपडेट कुछ आता है, नई रिलीज आती है, तो वो भी यहाँ पे अपडेट बटन दे रखा है, यहीं से मैं अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना, अपनी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है वो और पासवर्ड डालना है, आपका एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये आपके लाइसेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा चलते हैं, अब मैं आपको टॉप में दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले क्या है, कंपनी नाम का मेन्यू। ये वही बटन है जो आपका कंपनी इन्फो आता था। इसमें आपको नई कंपनी बनानी है तो क्रिएट है, अगर आपको कंपनी बनानी नहीं है, कंपनी की डिटेल जो पहले से ही कंपनी बना रखी है
उसकी डिटेल्स को मॉडिफाई करना है, तो वो जो बटन है आपका वो भी आपको यही मिल जाएगा, इसी के अंदर ऑल्टर, ये रहा, यहीं से आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी एक कंपनी खुली हुई है, मुझे दूसरी एक कंपनी और भी है जो मैं ओपन करके रखना चाहता हूं, तो यहीं पे बटन है सेलेक्ट का, यहां से सेलेक्ट से Alt+F3 भी कर सकते हैं। ये देखिए सारी कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। ये शॉर्टकट पहले ना F1 होती थी, अब ये आपकी Alt+F3 है सिलेक्ट करने की कंपनी, यानी मैं मेन विंडो से Alt+F3 भी कर सकता हूँ, सारी लिस्ट आ जाएंगी। अब आपको इसमें से जो भी कंपनी आपकी है उसे आप ओपन करिए। ये देखिए मेरी कितनी कंपनी ओपन हो गई यहाँ पे, एक तो पहले से ही ओपन थी, एक मैंने ओपन कर ली मुक्ता ट्रेडर, 2 कंपनी हो गई, है ना। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, और इनमें से भी एक्टिवेट कौन सी है, मुक्ता। मुझे दूसरी कंपनी में जाना है तो या तो माउस से क्लिक कर सकते हैं, या वो बटन भी यहाँ पे दे रखा है चेंज नाम से, शॉर्टकट देखिए F3, मतलब माउस से क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, F3 करिए सीधा, जो कंपनी आप क्लिक करेंगे उसी पे काम कर सकते हैं। ये मैं फिर से F3 करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये सब यहाँ दे रखा है आपको। तो आपको कंपनी बनानी है या शट करनी है, शट की भी शॉर्टकट है, या आप अपनी कंपनी के जो फीचर्स होते हैं तो F11 से ओपन नहीं करते थे, वो बटन कहाँ आता था पता है आपको, राइट साइड में बॉटम में, वो बटन भी यहीं पे है आपका, ये रहा फीचर्स, यहीं से आप जिस भी कंपनी के फीचर्स देखना चाहें वो देख सकते हैं। मैं आपको इसमें एक राज की बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है, शायद आप में से कुछ जानते हैं इसके बारे में, कुछ नहीं भी जानते। आपने कभी कभी ऐसा देखा है कि अगर आपने कोई कंपनी क्रिएट करी, जबकि उसके अंदर मैंने F11 से कोई फीचर एक्टिवेट भी नहीं किया है, मैंने कॉस्ट सेंटर का या बहुत सारे फीचर्स होते हैं कोई एक्टिवेट नहीं किया, अपनी मर्जी से नई कंपनी बनाई है, पर उसके बाद भी उस कंपनी में कुछ फीचर्स बाय डिफॉल्ट आपको एक्टिवेटेड मिलते हैं, कभी कॉस्ट सेंटर कभी कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने एक्टिवेट नहीं किया, मैंने नई कंपनी बनाई है, फिर भी आ रहे हैं वो, ऐसा किस लिए होता है? आप में से कोई मुझे बता सकता है इसके बारे में, कि अगर हमारी एक कंपनी हमने बनाई, उसके अंदर मैंने कुछ ऑन नहीं किया फीचर्स, फिर भी उसमें सारे फीचर्स एक्टिवेटेड होके आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? एनीवन जो बता सके, शेयर करना चाहे? चलो मैं बताता हूँ। अगर आपने एक कंपनी ऑलरेडी ओपन की हुई है जैसे पूजा, और इस कंपनी में सारे फीचर्स आपके पहले से ही एक्टिवेट हैं, फिर आपने क्या किया, आपने उस कंपनी को तो शट किया नहीं, उस कंपनी को शट किए बिना आपने न्यू कंपनी बनाई, तो उससे क्या होगा, उससे पुरानी जो कंपनी खुली हुई थी उसके सारे फीचर्स न्यू कंपनी में भी एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी आपने पहले से ही कोई कंपनी बना रखी है, वो खुली हुई है आपकी ऑलरेडी, और आपने तब कोई कंपनी बनाई तो उसके सारे फीचर्स इसमें एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए, पहले अपनी पुरानी कंपनी जो भी है उसको बंद करो, एक्टिवेट है जो उसको शट करो, उसके बाद आप मतलब आप न्यू कंपनी बनाओ, ठीक है। तो यहाँ से सब ऑप्शन आपको मिलेंगे, रिमोट एक्सेस करना है, इसको ऑनलाइन कनेक्ट करना है, इसमें आपको पासवर्ड लगाना है, सब आपको मिलेगा कंपनी नाम के बटन से। डाटा में जाएंगे तो यहाँ से अपने डाटा का बैकअप बना सकते हैं, पहले कंपनी इन्फो में ही दोनों ऑप्शन थे, बैकअप बनाने का भी, लेकिन अब क्या हुआ, बैकअप को अलग कर दिया, बैकअप रिस्टोर इन सबको, और कंपनी अलग कर दी, ठीक है। इसमें बैकअप कैसे बनाते हैं, सिंपल है बड़ा, यहाँ से बैकअप में जाऊंगा, बैकअप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी हमें अपने सिस्टम के अंदर करना है कंपनी में, जिससे हमें लगता है कि हमारे डाटा जो है वो खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम बैकअप बनाते हैं। तो जब बैकअप बनाएंगे ना, सबसे पहले ऊपर देखिए डेस्टिनेशन क्या आ रहा है, तो यहाँ से डेस्टिनेशन अवेल आप सिलेक्ट करेंगे ऊपर कि कहाँ पे बैकअप बनाना है। ये डेस्टिनेशन में फिर से कहूंगा बार बार कि कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से सबसे अच्छा ऑप्शन है कि नेविगेट करके जा सकते हो कि बैकअप कहाँ बनाना है, ओके, ये आप इसमें कर सकते हो, पर मैं इसको फिलहाल नहीं कर रहा हूं, मैं जहां था वहीं पे इसका बैकअप बनाना चाहता हूं, तो मैं इसलिए एक लोकेशन इसकी सिलेक्ट कर लूंगा,
ठीक है, एक सेकंड रुकिए बस। फिलहाल मैं दोबारा जा रहा हूँ इसमें ताकि मुझे दोबारा सेलेक्ट ना करना पड़े। तो मैंने बैकअप पे क्लिक किया, डेस्टिनेशन ऑलरेडी आ रही थी, नीचे कंपनी की लिस्ट आ रही थी। उस लिस्ट में से जो भी कंपनी जिसका बैकअप बनाना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरी करंट कंपनी पूजा है, इसको ही सिलेक्ट किया। आप एक से ज्यादा कंपनी का बैकअप भी बना सकते हैं, लेके इसको यहाँ से सेव कर देंगे, बैकअप बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा ही रीस्टोर है, आप इसी तरह से रीस्टोर कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे बार बार है ना बैकअप का पाथ सेट नहीं करना, मुझे डेली बैकअप बनाना है, मैं डेली जो ना उसका पाथ चेंज करता रहूंगा, मैं अपना बैकअप के लिए कहाँ बैकअप बनाना उस पाथ को फिक्स करके रखना चाहता हूँ। मतलब डिफॉल्ट में ये रखना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में बैकअप यहाँ बनेगा। और अच्छा, ये भी मुझे करना है कि जब भी मैं टैली खोलू ना, मेरी वो जो कंपनी की लिस्ट नहीं आ रही सारी, उसका भी डिफॉल्ट पाथ सेट करना चाहता हूँ। तो वो सब भी आप यहाँ पे डाटा में ही, डाटा पाथ में जाएंगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, डाटा का भी पाथ सेट कर सकते हैं और बैकअप का भी पाथ सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट है ये, जो आप यहाँ डालेंगे वो डिफॉल्ट में रहेगा। उसके अलावा एक्सचेंज बटन है। एक्सचेंज बटन में बड़े बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप देखिए ऊपर सेंड फॉर ई वे बिल, जो थोड़ा बहुत जानते हैं ई वे बिल के बारे में, पता है आपको टैली प्राइम की सबसे लेटेस्ट रिलीज आई है 2.0। इसमें और इससे पहले में क्या डिफरेंस था? अभी तक टैली से डायरेक्टली ई वे बिल नहीं बनते थे, टैली से एक फाइल बनती थी जेएसएन फाइल ई वे बिल की, उसको अपलोड करते थे पोर्टल पे तो हमारा ई वे बिल बनता था। फिर उसको हम टैली में वापस आके अपडेट भी करते थे। ठीक है, लेकिन जो न्यू है टैली प्राइम की 2.0, उसके अंदर ये भी हो गया है कि आप डायरेक्टली बिना पोर्टल को लॉगिन किए ई वे बिल के पोर्टल को लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टैली से ही ई वे बिल बन जाएगा, आपका प्रिंट भी हो जाएगा। उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, आपने पहले से ही ट्रांजेक्शन पास कर रखी हो। तो यहीं पे मैं जाऊंगा, जहां पे भी गया हूं, ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करूंगा, नीचे सेंड पे क्लिक करूंगा, बस एक आईडी पासवर्ड मांगेगा। वो सब पूरा प्रोसेस अगर आपको जानना है तो वो 2.0 के फीचर्स हैं, उसके लिए अलग सेशन रखेंगे। ये सेशन हमारा प्राइम में है क्या, प्राइम में क्यों यूज करते हैं, क्या क्या इसमें अपडेट्स हैं। लेकिन 2.0 पे हमारा अलग से एक सेशन है, जो अभी सैटरडे को भी हुआ था, इस फ्राइडे को भी है अभी। उसमें क्या अपडेट्स हैं उसमें आप पूरा सिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि ई वे बिल बनाते कैसे हैं डायरेक्ट टैली से बिना पोर्टल लॉगिन किए। ठीक है, उसमें आप वो जान सकते हैं। फिलहाल ये सब ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे? एक्सचेंज में। आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, अब ये खुद सोचिए आप, ये हमें जैसे बताया मैंने ई वे बिल का, अब हमें ये ERP9 में तो नहीं मिलेगा ना, तो इसके लिए मैं अपने आप को अपडेट तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही और भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं। एक पार्टी है, एक क्रेडिटर है, डेटर है, उसका मैं अकाउंट बना रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टी का मैं अकाउंट बनाता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा माथुर कलेक्शन, ये मेरा क्रेडिटर भी हो सकता है, डेटर भी हो सकता है ना। तो इसका जब मैं जीएसटी नंबर डालूंगा ना यहाँ पे, हमें क्या पता ये जीएसटी नंबर सही है या गलत है। तो पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था, लेकिन टैली प्राइम में ये अपडेट भी है 2.0 में, खासकर कि यहीं से गेट जीएसटी इन्फो क्लिक करते ही ये अपने आप सर्च करके बताएगा कि ये जीएसटी नंबर किस नाम से रजिस्टर्ड है और एक्टिव है या नहीं है अभी, उसका एड्रेस क्या है। ये सब फंक्शन आपको प्राइम में मिलेंगे, ERP9 में नहीं मिलेंगे। ओके, और इसके अंदर ई इनवॉइसिंग, खैर वो मानता हूं कि ई इनवॉइसिंग सब पे एप्लीकेबल नहीं है, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है उन पे एप्लीकेबल है, लेकिन फिर भी जिस पे भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, तो पता आपको उसमें B2B के इनवॉइसेस होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, वो सारे इनवॉइस हमें गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर करने होते हैं। तो ये फंक्शन भी आपको ERP9 में नहीं मिलेगा, प्राइम में मिलेगा। ठीक है, उसके आगे ये गो टू है, गो टू के बारे में आपको बताऊंगा, ये बहुत बड़ा एक फीचर है इसका, लेकिन इसको थोड़ी देर में बताएंगे। आगे चलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यहाँ से आप अपने मास्टर्स को, आपके जितने भी मास्टर्स हैं, ट्रांजेक्शन है, उनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो।
और दूसरी किसी कंपनी में, नई कंपनी में इन्हीं मास्टर्स को या ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट कर सकते हो कि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे मास्टर एक कंपनी से एक्सपोर्ट हो जाएं, दूसरी कंपनी में आ जाएं, ठीक है, या फिर एक कंपनी से एक्सपोर्ट हो जाए तो खाली क्लोजिंग बैलेंस एक नई कंपनी आ जाए, उसके अंदर सारा वो लेजर भी आ जाए और एज ओपनिंग बैलेंस आ जाए। तो ये सब ऑप्शन आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। मेल, मेल करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट मेल करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक एंट्री पास करके कि मैंने अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, एंट्री कैसे करेंगे भी थोड़ी देर बताऊंगा। फिलहाल मैंने एक ऐसे पार्टी बना ली राजू, ये राजू मेरा डेटर है, यहाँ पे सैंडविच डेटर ले लिया और इस पार्टी की मेलिंग डिटेल भी मैं रख लेता हूँ। कहाँ है मेलिंग डिटेल, नहीं आ रही ना, अभी बताऊंगा आपको। राइट साइड में बटन है मोर डिटेल, यहाँ देख लेना, यहाँ मिल जाएगी मेलिंग डिटेल, ये लीजिए, यहाँ पे इसकी मेल आईडी का ऑप्शन है, यहाँ मैं डाल देता हूँ raju@gmail.com, अभी ऐसे ही डाल दिया एग्जाम्पल, ठीक है। इसको मेल कर दिया, ये मेरी पार्टी हो गई, ओके। एक बिल बना दिया मैंने उसको, एक मैंने इंटरनेट सर्विस का एक इनवॉइस बना दिया, ओके। ये सर्विस मैं इसको दे रहा हूँ जो कि मेरी इनकम है, ये मैंने इसका एक बिल बना दिया 5,000 रुपये, ठीक है। अब ये बिल मुझे मेल करना है इसको, ओके। तो आप मेल कैसे करेंगे, तो इस बिल में ऊपर मैं डायरेक्टली मेल पे जाऊंगा। ये तो आप कहेंगे सर ये तो ERP9 में भी था, ठीक है मानता हूं। आप यहाँ से जाइए करंट में एक बार और यहाँ पे मेल आईडी सिलेक्ट करके कि कहाँ से भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, सब्जेक्ट, फिर मैसेज। अब मान के चलिए, ये मेरा पॉइंट है, मैं जो समझाने वाला हूँ, मान के चलिए मेरे ज्यादातर मैसेज मुझे ऐसे भेजने होते हैं जिसमें कि जो पेमेंट पार्टी से आनी है ना, वो पेमेंट अगर टाइम पे नहीं आती तो मुझे याद दिलाने के लिए मैसेज मेल करने हैं कि आपकी पेमेंट डिले हो गई है, आप पेमेंट अपने टाइम पे कर दें। अब ये मेल मेरी सबके लिए, तो जो इसमें कंटेंट होगा वो तो सबका सेम ही होगा ना, अलग अलग कंटेंट तो होंगे नहीं। ऐसे ही मेरे अलग अलग तरह के लिए जो मेल होंगी, कंटेंट होंगे, वो हो सकता है सिमिलर हो। तो मैं बार बार इसमें कंटेंट लिखने की बजाय एक काम कर सकता हूँ, नीचे देखिए क्या लिखा है, प्रेस Alt+S टू सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट, प्री डिफाइंड मैसेज। मतलब इसका क्या हुआ कि यानी कि मैसेज भी हमने पहले से बना के रखे हुए हैं, वो काम आप इसमें कर सकते हो। मेल में जाइए, कॉन्फ़िगर में जाइए और यहाँ पे देखिए अगर है तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कैसे करेंगे। है मेल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे शो मोर में जाना है, जो डिटेल नहीं मिलती है शो मोर होती है। इसमें देखिए क्या लिखा है, तो प्री डिफाइंड मैसेज, ऐसे ही प्री डिफाइंड मेल प्रोफाइल भी डाल सकते हैं। मैसेज में जाके मैं 3 मैसेज पहले ही बना के रखे हुए हैं, इनवॉइस सेंड का, दूसरा पेमेंट रिमाइंडर का और रिमाइंडर 2 का, आप अपना और बना के रख सकते हैं। यहाँ पे उसका एक नाम डाल देना, किस नाम से बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे अपना मैसेज जो भी डालना है। अब जब आपको मेल करनी होगी ना, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, मेल करके सीधा कंट्रोल आप क्या करना, M कर देना, मेल की शॉर्टकट है ये। अब यहाँ पे मैसेज मुझे दोबारा टाइप नहीं करना, नीचे लिखा हुआ है Alt+S, वो सारे आ जाएंगे। तो इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ना, वो मैसेज चाहे कितना ही बड़ा मैसेज हो, अपने आप इसमें सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी आप मैसेज भी पहले से ही बना के रख सकते हैं, ओके। प्रिंट निकालना है, प्रिंट के लिए भी आप Ctrl+P करिए, सीधा Ctrl+P, Alt+P से तो देखते हैं क्या आता है, ये विंडो खुलेगी, Ctrl+P से सीधा प्रिंट का कमांड खुलेगा। अच्छा, हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं कस्टमर की। कॉल क्या आती है, एक कस्टमर कहता है सर मेरे प्रिंट पे क्वांटिटी नहीं आ रही, दूसरा कहता है कि सर मेरी प्रिंट पे GST का रेट नहीं आ रहा। आप यहाँ पे एक वर्ड देखिए, आप बार बार क्या चीज बोल रहे हैं, प्रिंट पे नहीं आ रहा, तो आपको ये चीज कहाँ करनी है खुद सोचिए। तो आप Ctrl+P करेंगे, यानी कि प्रिंट के लिए आप खुद बोल रहे हैं प्रिंट में नहीं आ रहा, तो यहीं पे बटन दे रखा है ना कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे सब सेक्शन बने हुए हैं अलग अलग, ये वाउचर डिटेल, स्टैचुरी डिटेल, हेडर की डिटेल, कंपनी डिटेल। अब कोई कहता है सर मेरा GST का रेट नहीं दिखा रहा कि कितना % GST लगा है,
तो स्टैच्यूटरी डिटेल ही होगा ना वो। इसमें ऑप्शन दिया रखा जीएसटी रेट यस नो, मैंने यहीं से कर दिया एंटर, नो हो गया मेरा। अब बैक करूंगा, प्रीव्यू देखिए, आपका जीएसटी का रेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, चाहिए मुझे तो यहीं से, यानी आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ भी करना है आपको यही मिलेगा सब कुछ, कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये फंक्शन तो कम है, और भी फंक्शन चाहिए तो शो मोर करेंगे सारे आ जाएंगे। और नाम याद भी नहीं है ना अगर आपको, तो वो भी ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर में जाना है, बस आप डालिए जीएसटी, जैसे जीएसटी लिखा, जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इसमें कॉन्फ़िगरेशंस है सारे फिल्टर होके आ जाएंगे, उसमें आप यहाँ पे उसको बस यस नो करना है। ओके, ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। पहले आप प्रीव्यू देखने के लिए ऑल्ट आई कर, सीधा यहाँ पे बटन दे दिया इन्होंने प्रीव्यू का, ठीक है। और एक पॉइंट मैं आपको सबसे बड़ा पॉइंट बताऊं आपको, एक सेकंड में अपनी कोई पुरानी कंपनी ओपन कर रहा हूं जो मैंने इसमें बना रखी है, फिर दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। मेरी कंपनी है जीएसटी बेसिक, नाम बेसिक है लेकिन डाटा इसमें बहुत सारा। ये ओपन कर लिया, इसमें मैंने एक बिल बना रखा है जिसमें काफी सारे आइटम्स है, इतना बड़ा बिल है कि मान लीजिए वो एक पेज में प्रिंटिंग होता है ना, कि उसमें आइटम इतने सारे हो जाते हैं या बाकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है कि जिस वजह से क्या होता है ना, वो एक बिल में आपका प्रिंट ही नहीं होता। ऐसा कोई बिल है मेरे पास, एक सेकेंड, ये देखते हैं एक बार, जिसमें मैंने काफी सारे डिस्काउंट लगा रखे हो। हाँ, ये रहा, ये बिल देखिए, इसमें मैंने काफी कुछ किया हुआ है। जब कभी आप जीएसटी के एडवांस की ट्रेनिंग लेंगे ना, तब ये सब बताऊंगा आपको, उसमें कई तरह के डिस्काउंट होते हैं यहाँ पे, कोलम डिस्काउंट, एडवांस कैश और ट्रेड डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट, ऐसे बिल को जो प्रिंट निकालेंगे ना, वो एक पेज में तो नॉर्मली आता ही नहीं है। एक सेकेंड, ये देखिए नॉर्मली वो बिल कैसा आता है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए एक पेज में नहीं आ रहा, नीचे क्या लिखा है, कंटिन्यू, बाकी कहाँ है, सेकेंड पेज पे। लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, या पहले भी हमारे माइंड में आता था, यार कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ये पूरा एक ही पेज में आ जाए। तो पहले तो नहीं था ऐसा ऑप्शन, लेकिन अब है। उसका क्या ऑप्शन है, कंट्रोल पी करेंगे ना, आप कॉन्फ़िगर में जाइए, यहाँ पे टाइप करिए ऑप्टिमाइज, तो क्या लिखा है, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। ये ईआरपी 9 में नहीं है फीचर, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। मैं इसमें एंटर करूंगा, अब देखिए चाहे कितना ही बड़ा बिल हो, वो आपका एक पेज में ही आ जाएगा, एक पेज में ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, बड़े आराम से, मतलब काफी हद तक। अब ये भी नहीं है ना कि 6 पेज का डाटा है वो एक में आएगा, वो नहीं होगा, लेकिन जितना ज्यादा हो सकता है वो आएगा। वो एक्स्ट्रा स्पेस जितना भी होता है वो सब हटा देते हैं, ठीक है। ये प्रिंटिंग का कमाल था। इसके अलावा हेल्प पे चलते हैं एक बार, हेल्प में भी बहुत कुछ है। सबसे पहले यहीं से अगर आपको कोई पॉइंट है समझ नहीं आ रहा, टैली हेल्प पे क्लिक करिए, सीधा आपको उस पेज पे लेके जाएगा जहां पे आपको टैली से रिलेटेड हेल्प मिलेगी। अगर नहीं भी मिलता तो help.tallysolutions.com ओपन कर लेना, इसमें टैली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये देखिए टैली प्राइम में मैं क्लिक करता हूँ, इसके सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे इन्वेंट्री का, अकाउंटिंग का, या टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मैं टाइप करना चाहता हूँ GSTR1, मुझे इससे रिलेटेड जानना है, तो ये आ गया GSTR1, इसमें फाइल GSTR1 या रिपोर्ट GSTR1 सब आ जाएगा। ये हेल्प है। दूसरा ऑप्शन है इसी में, अपने टैली को अपडेट करना है तो ये सब अपडेट कर सकते हो, इस पे क्लिक करते ही, अभी लिखा नहीं आ रहा कि कोई नई रिलीज आई है, अदरवाइज यहीं पे सारी आपकी नई रिलीज आई होती तो शो कर देता, और नीचे सिलेक्ट करके राइट साइड में बटन आ जाता अपडेट का, उससे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन शर्त कि आपका टैली के लाइसेंस जो होता है उसका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर ना हुआ हो, उससे पहले पहले आप अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद आप पहले रिन्यू करवाएंगे तब आपका अपडेट होता है। उसके अलावा इसमें ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन भी दे दिया। इसमें क्या मिलेगा आपको, मान लीजिए आपका टैली बार बार बंद हो रहा है,
आपका टैली सही से काम नहीं कर रहा, तो आप कुछ पॉइंट है, कुछ चीजें हैं जो खुद भी कर सकते हैं। वो क्या? सबसे पहला लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अपने टैली के डाटा का बैकअप जरूर बना लेना। डाटा का बैकअप बना के उसके बाद ये प्रोसेस ट्राई करना कि ट्रबल शूटिंग में जाएंगे आप। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऊपर है एप्लीकेशन, नीचे है डाटा। आपको क्या रिपेयर करना है? मुझे अपनी एप्लीकेशन को करना है, तो आप री इंस्टॉल का ऑप्शन है रिपेयर का, यहाँ से अपनी कंपनी की नहीं, कोई टैली को आप यहाँ से क्या कर सकते हो? रिपेयर कर सकते हो। अगर डाटा में प्रॉब्लम आ रही है तो रिपेयर कर सकते हो। ERP9 का डाटा है तो माइग्रेट का ऑप्शन भी आपको सीधा दे रखा है। ईवी बिल डिटेल को लॉगिन जो है रीसेट करना है, वो भी यहाँ से कर सकते हो। अब आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में यहाँ से लाइसेंस इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज करनी है वो कर सकते हो, अपनी कंट्री चेंज करनी है तो कंट्री कर सकते हो। इस कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम का फॉर्मेट। कहने के लिए इसका नाम है कंट्री, लेकिन इसके अंदर डेट एंड फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप फॉर्मेट बदल सकते हो, डेट एंड टाइम किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, ये भी सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो हेल्थ के अंदर काफी चीजें हैं। TDL फाइल आपने ले रखी है, कोई कस्टमाइज फाइल ले रखी है, वो फाइल आपकी गलती से हट गई, तो आप यहीं पे जाके, खैर ये प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे, वैसे यहाँ से ये प्रोसेस हो जाता है, उसको अटैच कर सकते हैं अगर आपके पास फाइल रखी है तो। अबाउट, इस बटन के बारे में तो मैं आपको दिखाता हूं। अबाउट में आपका टैली ही नहीं, टैली के अलावा पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, लाइसेंस इंफॉर्मेशन, TDL इंफॉर्मेशन, डाटा इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे है। अगर आपको कोई कहता है, कोई हार्डवेयर वाला पर्सन कहता है या सपोर्ट में आपको कोई कहता है, कस्टमर केयर कहता है कि बताइए आपकी डिटेल बताइए सर, ये चीज आपकी कितनी उसकी है, तो आप यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट में लिखा है कि मेरी रिलीज कौन सी है, 2.0। यहाँ से मेरी कंपनी का पाथ क्या है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरी कंपनी का सीरियल नंबर लिखा हुआ है। राइट साइड में देखिए कंपनी कहाँ पे रखी हुई है वो भी है डाटा। यहाँ से मैं खाली देख नहीं सकता, चेंज भी कर सकता हूँ। इस पे एंटर करूंगा तो यहीं से मैं अपने पाथ भी बदल सकता हूँ। जब इस पे मैं एंटर करूंगा तो उसी से रिलेटेड, जिस पे एंटर किया है उसी से रिलेटेड ही उसके जो फंक्शंस होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आप यहीं से चेंज कर सकते हो। ये मेरा सर्वर का जो डिटेल है वो मिल गई, और तो और कंप्यूटर की डिटेल, विंडो कौन सी डली है, एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है या नहीं है, हार्ड डिस्क कितने जीबी की है, प्रोसेसर कौन सा है, कितने प्रिंटर इंस्टॉल्ड हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप इस इंफॉर्मेशन को मेल भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। जो आप यहाँ से करना चाहें वो सब आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा इसके बारे में एक ओवरव्यू कि क्या क्या इसमें अपडेट आए हैं। अब हम थोड़ा सा अपडेट आगे देखेंगे गेटवे ऑफ टैली को लेके। इसमें मास्टर्स है, ट्रांजेक्शन्स है, रिपोर्ट्स है। मास्टर में अकाउंटिंग इन्फो कहाँ गया, अकाउंट इन्वेंटरी इन्फो भी था या तो वो कहाँ गया, या वाउचर से पहले यहाँ ट्रांजेक्शन्स में आता था अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंटरी वाउचर, ये सब कहाँ गए मेरे। और ये डे बुक देखिए, मेन स्क्रीन पे डे बुक दिखा रहा है, नीचे डिस्प्ले में जा रहे हो यहाँ पे भी डे बुक दिखा रहा है। ठीक है, और ये गो टू क्या है, अब ये सब हम जानेंगे। इसके लिए बस अभी मैं 30 सेकेंड्स का एक ब्रेक ले रहा हूँ, तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। ओनली 30 सेकेंड्स, तब तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एनीवन क्वेश्चन? अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूं। नेहा, किसी का क्वेश्चन अभी तक? हेलो हाँ जी सर, बोलिए। सर, इस जैसे हम प्रिंटर सेट करते हैं हाँ जी। जब प्रिंट देने के लिए, तो वहाँ पे ना लैंडस्केप आता है, बार बार पोर्टेबल हट जाता है हर बार। तो ओके। इसकी
बाय डिफॉल्ट हमेशा सेटिंग पोर्टेबल है, ऐसा हो सकता है? हाँ जी, वो उसकी सेटिंग्स करनी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस उसका, ठीक है। अच्छा जी। तो वो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। उसके लिए एक बार मैं चैट बॉक्स में अपने सपोर्ट का नंबर डाल रहा हूँ, उनको ठीक है। सिस्टम दिखा देना, वो आपको कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। तो मैं एक बार सपोर्ट का नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ इसमें, 47660056 ये सब आप डाल देना, आपका आ जाएगा। ये तीनों चारों लगातार है, 56 से लेके 5758। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, तो हाँ, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखिए, मास्टर्स में क्रिएट है और ऑल्टर है। अब क्रिएट का मतलब क्या? क्रिएट अकाउंटिंग क्रिएट करना है या इन्वेंट्री क्रिएट? तो क्रिएट का मतलब वो ऐसा नहीं है कि खाली अकाउंटिंग है, इसी क्रिएट में सब क्रिएट छुपे हुए हैं। इसी क्रिएट में आपका अकाउंटिंग क्रिएशन है, इसी क्रिएशन में इन्वेंट्री क्रिएशन है, इसी क्रिएशन में टैक्सेशन क्रिएशन है। इतना कम रह जाए तो इसी में आपका शो मोर है, जिसमें अकाउंटिंग के और भी अंदर के ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जो अभी एक्टिवेट नहीं है, ऑन नहीं किए हुए, तो शो इन एक्टिव करेंगे तो और भी ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप कह रहा था ना, मैं आपको बता रहा था कि F11 से हर चीज को ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ से शो इन एक्टिव करते ही सब आ गया। अब मान लीजिए आपको इसमें से चाहिए कोस्ट सेंटर, तो मैं जैसे ही यहीं से एंटर करूंगा ना, तो यहीं से दिखा देगा अनेबल नाउ, यस करते हुए एक्टिवेट हो गया आपका बाय डिफॉल्ट। आपको F11 में जाने की कोई जरूरत है ही नहीं उसकी। एक बार एक्टिवेट हो गया तो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। लेकिन जब भी आप बैक करके ओपन करेंगे तो ये नॉर्मल यहाँ तक दिखेगा, जो एक्टिवेट हो चुका है वो आपको दिखेगा, बाकी एक्टिवेट नहीं है वो आपको फिर से शो इनएक्टिव में जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। खुद सोचिए, पहले आपको एक लेजर बनाना है और फिर आपको आइटम बनाना था, तो आप क्या करते थे? पहले लेजर बनाने के लिए अकाउंटिंग इन्फो में जाते थे, फिर बैक करते थे, फिर इन्वेंट्री इन्फो में जाते थे। अब आपको बैक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, यहीं पे एक ही स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, कुछ चेंजेस भी आए हैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे लेजर दिखाता हूँ, क्या चेंज आया है ये दिखाता हूँ। अच्छा, कोई मुझे आप में से डिफरेंस बता सकता है कि F11 और F12 में क्या डिफरेंस है? हम F11 में भी कुछ फीचर्स आते थे, F12 में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है F11 F12 में? एनीवन, आप में से कोई भी बताना चाहें? कोई भी, राकेश जी, सुमित जी, विवेक जी। हम F11 किस लिए करते हैं, F12 किस लिए करते हैं? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ जी। नेहा जी बताएंगे, नेहा जी आप बताइए इनको सबको एक बार, हम F11 किस लिए करते हैं और F12 किस लिए करते हैं? हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, एक मिनट दीजिए चलो सर। चलो मैं ही बता देता हूँ, पीछे थोड़ा सा शोर हो रहा है आपकी साइड से, कोई नहीं मैं बता देता हूँ, ठीक है। F11 और F12 में मेजर डिफरेंस ये है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, F11 में जीएसटी, मैं इस जीएसटी को ऑन करूंगा, या फिर ये इन्वेंट्री, देखिए इन्वेंट्री को अगर मैं ऐसे नो कर दूं तो वो खाली इस विंडो के लिए ऑफ नहीं होगा, पूरी कंपनी लेवल में ही जहां जहां भी इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ भी था वो सब आपका हट गया। अब आपको क्रिएशन में भी इन्वेंट्री नहीं मिलेगा, ऑल्टर में भी इन्वेंट्री नहीं मिलेगा, नीचे स्टॉक से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा, डिस्प्ले में इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि F11 एक फीचर है जो पूरी कंपनी लेवल के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं उसको ऑन कर दूं तो पूरे कंपनी लेवल पे ही वो फंक्शन मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये कौन सी विंडो खुली है अभी, लेजर क्रिएशन की, तो इस टाइम में जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर अगर आपको कोई फील्ड, इनको फील्ड ही बोलेंगे हम, इनमें से कोई भी फील्ड आपको एक्टिवेट करनी है या उसको डीएक्टिवेट करना है, तो वो आप कहां से कर सकते हैं? F12 से। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे एक पार्टी क्रिएट करनी है कस्टमर,
ये मैंने कस्टमर ए क्रिएट किया, ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, तो कस्टमर डी बना लेता हूँ। इसमें नीचे मैंने इसको ले लिया, मान लीजिए डेटर। अब इसमें ये देखिए बिल बाय बिल है ना, मैं F12 से चाहूं तो इसको यहीं से ये बिल बाय बिल को डीएक्टिवेट कर सकता हूं। और क्या डीएक्टिवेट कर सकता हूं, यहां से मैं पार्टी की मेलिंग डिटेल डीएक्टिवेट कर दी, कॉन्टैक्ट डिटेल डीएक्टिवेट कर दी, बैंक डिटेल डीएक्टिवेट कर दी, जो भी आपको नहीं चाहिए वो भी डीएक्टिवेट कर दी। एक ऑप्शन और दिखाऊं, क्रेडिट लिमिट। शायद आप में से कुछ जानते हो क्रेडिट लिमिट के बारे में, कि एक पार्टी की क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं हम। ये मैं भी आपको करके दिखाऊंगा कि इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट भी हम सेट कर सकते हैं कि मैं इसको कितना उधार बेचूंगा। उस लिमिट के बाद मैं इसे उधार नहीं दे सकता जब तक वो पिछली पेमेंट ना दे दे। ये ऑप्शन है ना, पहले F11 में होता था बजट एंड कंट्रोल में, ये भी इन्होंने अब F12 में ही दे रखा है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आपको सारे ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो ऊपर ये ध्यान रखना, इन दोनों को यस रखना जरूरी है। तो इतना करने से यहाँ से काफी सारी चीजें हैं जो हट गई हैं इसमें से। ठीक है, अब हमें चाहिए वो, तो हम क्या करेंगे, F12। ठीक है, अच्छा आपको एक नया बताऊं, एक पॉइंट बताऊं, ऐसा पॉइंट जिसमें आपको F12 से इनको एक्टिवेट भी नहीं करना पड़ेगा और उसको बिना एक्टिवेट किए मेरा काम बन जाएगा। यानी कि वही पॉइंट जो मैंने डीएक्टिवेट किया है उस पॉइंट को एक्टिवेट किए बिना, F12 से एक्टिवेट किए बिना, तब भी मैं वही काम कर सकता हूँ। वो भी इसमें ऑप्शन दे रखा है कि आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप यहाँ से करने की एक्टिवेट, बस आपको करना है तो राइट साइड में बटन पे क्लिक। बटन का नाम है मोर डिटेल। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिटेल मैंने डाली है उससे मोर डिटेल। आप इसमें जाइए, वही सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। देखिए बिल बाय बिल, ठीक है, क्रेडिट लिमिट, ओपनिंग बैलेंस, मेलिंग डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, और तो और शो मोर में जाके, शो इन एक्टिव में जाके सारी डिटेल मिल जाएंगी आपको बिना F12 किए। यहीं से मैं इसकी क्रेडिट लिमिट सेट कर सकता हूँ। क्लिक किया, मैंने कर दिया 40,000, यानी 40,000 से ज्यादा इसको सेल नहीं कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया। देखिए यहाँ पे अभी भी क्रेडिट लिमिट का फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैंने उसकी क्रेडिट लिमिट एंटर कर दी 40,000, यानी मैं अब 40,000 से ज्यादा उसको सेल नहीं कर सकता। तो मतलब जरूरी नहीं है आप हर पॉइंट के लिए आप F12 करके एक्टिवेट करो। मैं उसको करके भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सेव कर दिया। अब मैं आपको ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ। सेल कैसे करेंगे, आपको सिंपल है, वाउचर में जाना है। राइट साइड में आपको वही वाउचर जो मिलते थे आपकी कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज सब मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो इन्वेंट्री वाउचर भी नहीं था और ये तो सेल परचेज ही दे रखी है, तो बाकी के वाउचर्स कहाँ गए। वैसे नाम से ही दिख रहा है आपको, नीचे अदर वाउचर्स में चले गए सारे। यहाँ पे आपको सारे वाउचर मिलेंगे। यहाँ देखिए आपके क्रेडिट नोट, याद है आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इसको भी एक्टिवेट करना पड़ता था F11 से, बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड। नीचे इन्वेंट्री में डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड। ठीक है, फिर भी आपको चाहिए कुछ ऐसा वाउचर पास करना जो एक्टिवेट नहीं है, शो इनएक्टिव। जैसे हमने भी उसमें देखा था ना, लेजर क्रिएशन है उस सब जगह पे, मास्टर्स में, ऐसे ही वाउचर में भी है। ऐसे ऐसे छुपे हुए वाउचर हैं जो आपके एक्टिवेट नहीं है, यहीं से शो इनएक्टिव करिए, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली यहीं से वो क्या हो जाएंगे आपके एक्टिवेट। ठीक है, इनकी सबकी शॉर्टकट भी दे रखी है। कुछ शॉर्टकट चेंज हो गई है आपकी, ये ध्यान रखना है आप पे। जैसे क्रेडिट नोट की शॉर्टकट चेंज हो गई है, डेबिट नोट की शॉर्टकट चेंज हो गई है, ये सब शॉर्टकट चेंज हो गई है आपकी। ठीक है, हाँ तो हम पहले इसकी बात नहीं कर रहे थे, वैसे हम सेल कर रहे थे। चलो सेल करते हैं इस पार्टी को। क्या सेल करूं, कुछ भी सेल कर लेते हैं हम, और भी सर्विस पे ही कर रहा हूं मैं काम। अब सेल करते समय हम क्या क्या सेल कर सकते हैं, एक नाम है गुड्स एंड सर्विस। मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा वैसे, बट गुड्स एंड सर्विस। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो क्या ऑप्शन लेते थे, हम लेते थे आइटम इनवॉइस मोड। राइट साइड में बटन आता था आइटम इनवॉइस मोड, जो अभी आपके सामने दिख रहा है ना, ये नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं आइटम इनवॉइस मोड, यानी आइटम की डिटेल वो भी इनवॉइस वाइज। जब मुझे सर्विस पे काम करना होता था तो क्या करते थे, जैसे मान लो मुझे कोई सर्विस, आपका सर्विस का बिल बनाना है सेल के लिए,
उसके लिए क्या करते थे, राइट साइड में बटन था यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस। एक था वाउचर मोड जिसमें DRCR में आता था, वो उसे बोलते थे वाउचर मोड बोलते थे इसको। ये कहाँ गए सब बटन, उसके लिए भी यहाँ पे राइट साइड में आप पढ़िए क्या लिखा है, चेंज मोड। तीनों में मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग मोड, इनवॉइस मोड, सब में वर्ड आया ना मोड, उसी नाम से बना दिया चेंज मोड। शॉर्टकट है Ctrl+H। इसमें आइटम इनवॉइस तो खुला ही हुआ है, यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस और यहीं से ही आपका वाउचर मोड। अगर पेमेंट वाउचर खोलते हैं या रिसीव्ड वाउचर खोलते हैं तो आपको याद है पेमेंट वाउचर में भी एक होता है सिंगल इनवॉइस सिंगल एंट्री, एक होता है डबल एंट्री, तो वो भी यहीं पे है चेंज मोड में ही। ये रहा आपका सिंगल एंट्री मोड और यहीं से आपका डबल एंट्री मोड। बट हमें बात कर रहे थे सेल की, फिलहाल मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पार्टी को सेल करना है, फिलहाल मैं अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कर रहा हूँ। बस मुझे ये देखना है कि वो 50,000 की लिमिट डाली थी ना पार्टी की, वो भी बिना ऑप्शन कौन किए, तो क्या वो हमारे काम करेगी या नहीं करेगी। तो कस्टमर डी मैं ले लेता हूँ, ये कस्टमर डी आ गया मेरा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्या सेल करूँ, मैं इसको सेल कर रहा हूँ फिलहाल AC इंस्टॉलेशन सर्विस। ओके, ये मैंने सेल करी 1000 की सर्विस। ओके, ये कोस्ट सेंटर कहाँ से आ गया अभी, ये तो हमने अच्छा एक्टिवेट कर दिया था। ओके 1 सेकेंड, जिसको कोस्ट सेंटर नहीं पता है प्लीज इसको इग्नोर कर दें। हाँ, इसके नीचे हम GST भी लगा देते हैं। बिल मेरा कितने का बना है अभी फिलहाल, कितने बिल बनाए, जो भी बिल बनाए 1180 रुपए का। ऊपर देखिए क्रेडिट लिमिट दिखा रहा है पार्टी की कितनी है, 40,000। मैंने तो सेल कर दी, जब मैं दोबारा सेल करूंगा ना इसी पार्टी को तो वहां पे क्रेडिट लिमिट लिखी आएगी। अब देखना क्या लिखा है, क्रेडिट लिमिट 40,000, करंट बैलेंस कितना, ठीक है। अब अगर आपने जो बैलेंस बचा हुआ है 40,000 में से इसको माइनस कर देना, उतना ही बस आप सेल कर सकते हो क्रेडिट पे। अगर इससे ज्यादा आपने सेल किया क्रेडिट पे, फिलहाल AC इंस्टॉलेशन की इतना अमाउंट होता नहीं है, लेकिन बस सिखाने के लिए दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। 45,000 ले लेता हूँ लिमिट क्रॉस करके, या इसकी जो लिमिट बची हुई थी उसको क्रॉस कर देते हैं, देखते हैं क्या ये लेगा या नहीं लेगा, क्या एंट्री सेव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये देखते हैं, ठीक है। ये मैंने सेव करने की कोशिश की, इसको बिल बनाया और जैसे ही सेव किया नीचे लिखा गया एरर, लिखा भी आ रहा है स्पेशली कि क्रेडिट लिमिट इसकी एक्सपायर हो गई है। अब सोचिए मैंने तो F12 से ऑन ही नहीं किया था, मैंने तो मोर डिटेल में जाके डिटेल डाली थी, तब भी ये हमारा वो फंक्शन काम किया ना, ठीक है। और किसी भी बिल की रिलेटेड भी बहुत सारी डिटेल होती है, जैसे सेल एंट्री पास कर रहे हो, वहां पे तो मैंने आपको मोर डिटेल दिखाई थी लेजर की। आप लेजर छोड़ो, किसी वाउचर की भी मोर डिटेल हो सकती है। ये देखिए राइट साइड में मोर डिटेल में क्या आता है, आपको इस बिल की एक्सपोर्ट डिटेल डालनी है, आपको इसके बिल की ऑर्डर डिटेल डालनी है, ऑर्डर नंबर क्या है, डिलीवरी क्या है, आपको इसमें पार्टी डिटेल डालनी है, पार्टी का एड्रेस, ठीक है। आपको इसमें अपने वाउचर से रिलेटेड जो जो डिटेल होती है ना, सब डिटेल आप यहाँ से डाल सकते हैं। और इसमें भी वही पॉइंट है कि यहाँ पे भी आप F12 चाहे करें या ना करें, बिना F12 किए भी आप वो सब कर सकते हैं। तो यानी कि मैंने क्या बताया आपको, ये आपको ओनली मास्टर्स में ही नहीं मिलेंगे फंक्शंस, मोर डिटेल का फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा, साथ में वाउचर्स में भी मिलेगा। अच्छा एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन बताना उसका क्या होगा, ठीक है। नेहा जी आप साथ साथ बताते रहें, ओके। हाँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताते रहें। मैं यहाँ पे कोई एंट्री पास कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक पेमेंट पास कर रहा हूँ और एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे पे करना है। चलो इलेक्ट्रिसिटी का तो इसमें लेजर बना हुआ है, सैलरी पे करनी है। अब सैलरी का लेजर इसमें मेरा बना नहीं हुआ है, तो बताइए सैलरी का लेजर बनाने के लिए हमें नहीं बना हुआ तो क्या करते थे, क्या शॉर्टकट थी जिससे कि हम बिना एग्जिट किए डायरेक्टली यहीं से ही हम बना देते थे, ऑल्ट सी, ठीक है। जिसको ऑल्ट सी नहीं पता कि ऑल्ट सी की कमांड क्या है, और थोड़ी के लिए भूल जाइए आप प्राइम यूज कर रहे हैं, ERP9 यूज कर रहे हैं, वो क्या करेगा, उसको पूरा बैक करना पड़ेगा
वापिस जाएगा अकाउंटिंग इन्फो और वापिस जाके वो करेगा, ठीक है। ओल्ट आई नहीं, इससे तो कुछ नहीं आ रहा, ERP9 में भी नहीं था ऐसा कुछ ओल्ट आई तो। चलो जो भी है, उसको बैक करना पड़ता था। अब राइट साइड में देखिए, उसको बैक करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट नहीं भी पता, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है क्रिएट, यहीं से सीधा क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट हो जाएगा। शॉर्टकट याद करने की रिक्वायरमेंट है नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, पर एक पॉइंट पता आपको, अच्छा ऑल्ट सी से कोई लेजर क्रिएशन में और जो हम डायरेक्टली वहां जाके बनाते थे कोई भी लेजर क्रिएशन, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो मैं शॉर्टकट से ये ओल्ट सी से बनाऊं, ठीक है, यानी कि इस बटन से, या फिर मैं बैक करके जाके बनाऊं, इन दोनों में क्या डिफरेंस था? दिखाता हूं, पहले बैक जाके बनाते हैं। लेजर में गए, यहां से बनाने से नीचे ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आता है। जैसे आपको एक बैंक अकाउंट बनाना है और आप ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हो, तो यहां से तो आपको दिखा देगा ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन, है ना। क्या आपको वहां पे दिखाएगा? क्या यहाँ पे मुझे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक एंट्री पास करे थे ना, चलो सैलरी अकाउंट, ये मैंने बनाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेव कर दिया, और मैं सैलरी पे कर रहा हूँ 60,000 रुपए की, और पे कर रहा हूँ इसको कैसे, एक तो एक कोस्ट सेंटर मैंने ऑन कर दिया ना, बार बार आएगा सामने। हाँ, तो 60,000 कर रहा हूँ बैंक से, इसमें मैंने बैंक बनाना है ICICI बैंक, ओल्ड सी किया, आपके अकॉर्डिंग चलते ओल्ड सी किया। क्या इसमें नीचे ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है ना ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये इसकी सेकेंडरी विंडो होती है, जब शॉर्टकट से बनाते हैं ना, इसको सेकेंडरी विंडो बोलते हैं। ऊपर देखिए लेजर क्रिएशन के ब्रैकेट में दिखा रहा है सेकेंडरी विंडो, इसमें ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन आपको मोर डिटेल बताया था ना, उसकी हेल्प ले सकते हो आप यहाँ पे, आप इसको बनाइए, बैंक में लीजिए, कोई बात नहीं, आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है ना, तो राइट साइड में मोर डिटेल है, क्लिक करिए, ये आ गया ओपनिंग बैलेंस, डाल दीजिए ओपनिंग बैलेंस, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको उसको करने की, मोर डिटेल ये काम है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और बताता हूं आपको अभी मैं। क्या बता रहा था कि मान लीजिए मैं कोई ट्रांजैक्शन पास करूं और मुझे मैं कोई रिपोर्ट देखनी है, मैं चाहता हूं यार कि ना इस एंट्री को करने से पहले ना मुझे एक रिपोर्ट देखनी है, कुछ कंफर्म करना है, तो उसके लिए मान लीजिए मुझे डे बुक देखनी है या कोई भी रिपोर्ट देखनी है या कुछ लेजर देखना है या कुछ भी देखना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उस काम को जो कर रहे हैं उसको बंद किए बिना आप बैक करके वो काम भी करके पूरा आ जाए और वापस आपको वहीं से स्टार्ट हो जाए जहां से आपका काम बंद हुआ था? ऐसा तो पॉसिबल था नहीं, पहले आपको पूरा बैक करना पड़ता था, उस काम को जो करना है वापस आने के बाद है ना, आपको उस ट्रांजैक्शन को दोबारा से करना पड़ता था। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि आप बीच में वहीं से स्टार्ट कर दें, है ना। कई बार मुझे मुझे मेरे साथ भी हुआ है, कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन मैंने उसमें बहुत सारे आइटम सेलेक्ट किए, एंड होने ही वाला है, लेकिन मुझे कुछ डाउट है, तो एक रिपोर्ट देखनी जरूरी है, अब मैं वापस जाऊंगा, इतनी सारी ट्रांजैक्शन जो उसमें था सब कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन बताता हूँ, ये गो टू, इस गो टू को टैली प्राइम का सबसे बेस्ट फीचर माना जाता है। इस गो टू में टैली की सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी आपको, एक एक रिपोर्ट आपको इसमें मिलेगी। अगर नहीं दिख रही तो शो मोर पे क्लिक कर देना, फिर भी ना आए तो शो इनएक्टिव कर देना। नीचे जितने पॉइंट दिख रहे हैं एक एक रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट यहाँ पे हैं आपकी। यहीं से आप डे बुक देखिए, यहां से आप ट्रायल बैलेंस देखिए, और जिस भी रिपोर्ट पे जाना है उस रिपोर्ट पे जाइए, उसकी एंट्री पे जाइए, उस एंट्री के अंदर जो काम करना है करिए,
कुछ भी मतलब करना है आप करिए, और जब वापस आएंगे ना एस्केप करते हुए, तो वापस कहाँ पहुंचेंगे? उसी ट्रांजैक्शन पे जो मैं कर रहा था। यानी कि मेरे जो काम मैं कर रहा था ना, वो मेरा बंद नहीं हुआ। उसको बंद किए बिना गो टू की हेल्प से ही मैं कहीं भी जा सकता हूं। अच्छा, गो टू की हेल्प से ही देखिए यहां से क्रिएट मास्टर भी कर सकता हूं। गो टू की, वो भी पूरा वो ओपनिंग बैलेंस वाला ऑप्शन के साथ। गो टू की हेल्प से ही मैं ऑल्टर भी कर सकता हूं। यहाँ पे सब ऑप्शन है जो आपको गो टू की हेल्प से चाहिए। करने के बाद वापस उसी ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मैं तो कोई बात नहीं, जो काम कर रहा हूं उसको बंद करना है और बंद करके उस रिपोर्ट पे जाना है, मुझे वापस नहीं आना, तो ऐसा ऑप्शन भी है। मतलब आप चाहते हैं कि करंट जो कर रहे हैं उसको बंद कर दें और बाकी उसके बाद वापस आ जाए, वो ऑप्शन भी हमारे पास है। क्या है वो ऑप्शन? तो वो भी देखिए आप। अभी तक गो टू कर रहे थे, तो गो टू की शॉर्टकट भी लिखी हुई है इसमें। गो टू की शॉर्टकट क्या है पता है आपकी? ये जी के नीचे सिंगल अंडरलाइन का मीनिंग क्या होता है पता है? ऑल्ट की। ऑल्ट की के साथ यूज करना है। जिसपे कंट्रोल की बनी हुई है उसका मतलब क्या होता है? वो कंट्रोल मतलब डबल अंडरलाइन। तो ये मैं ऑल्ट जी कर रहा हूं तो ये गो टू है। तो ऑल्ट जी करके गो टू करके आप जाएंगे तो वापस उसी विंडो पे आएंगे जहां पे आप काम कर रहे थे। लेकिन आप स्विच करना चाहते हैं तो आप ऑल्ट जी ना करके कंट्रोल जी कर देना। कंट्रोल जी से जैसे मैं कंट्रोल दबाऊंगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्विच टू। और स्विच टू करके आप जिस रिपोर्ट पे भी जाएंगे, काम करेंगे जो भी करना है, वापस आएंगे उस विंडो पे, नहीं आ पाएंगे आप वापस जाके, ये आपको गेट और टर्न मिल जाएगा। यानी कि स्विच टू मतलब पूरा स्विच करके, गो टू मतलब जहां थे वही वापस। ये और हाँ, मैंने क्या बताया, मान लीजिए आपको GSTR1 देखनी है, कितना बड़ा प्रोसेस, डिस्प्ले में जाइए, फिर स्टैचरी के लिए जीएसटी रिपोर्ट में जाइए, फिर GSTR1 में जाइए, कोई जरूरत नहीं। गो टू में गया, GSTR टाइप किया, एंटर। गो टू में गया, कंट्रोल जी, मुझे TDS रिपोर्ट चाहिए, वो मैंने ऑन ही नहीं कर रखा फिलहाल, TDS 26Q आपके सामने। गो टू में गया, मुझे पार्टी की आउटस्टैंडिंग देखनी है, तो ये आउटस्टैंडिंग बिल देखने हैं, जो भी है डालती ऊपर आ जाएगा, सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। मुझे बैलेंस शीट देखनी है, ये लीजिए बैलेंस शीट आपकी आ गई। ठीक है, आप जो देखना चाहें वहां टाइप करके अपनी उस रिपोर्ट को वहां से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं किसमें? टैली प्राइम में। अब देखिए मैंने इसके अंदर अपडेट तो काफी सारे आ गए हैं टैली प्राइम में। मैं सारे अपडेट को 1 से 1.5 घंटे में तो एक्सप्लेन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि काफी कुछ है इसके अंदर। ठीक है, हर चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट आया है, लेकिन इतना भी ऐसा अपडेट कुछ नहीं आया कि जिससे आपको टैली प्राइम में काम करने में प्रॉब्लम आए। काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसने ERP9 में काम किया वो सोचता है कि मैं इस पे काम करूंगा, कैसे करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ओवरव्यू मैंने दे दिया ना आपको, उसके बाद आप आराम से प्राइम में काम कर सकते हैं। बाकी तो काम करते करते सब अपने आप आ जाता है। ठीक है, अब आप इस पे काम करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर खुद का आपको दे रहा हूँ, प्लस सपोर्ट सेंटर का नंबर मैंने दे ही दिया है, उस पर कॉल करिए, पूछिए जो भी आपको पूछना है। स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे, स्क्रीनशॉट भेजिए मेरे नंबर पे, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। ठीक है, डाटा माइग्रेट करना है तो आप हमें बताइए, हम माइग्रेट करके देंगे, आप कर सके तो खुद कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम में जितने भी टैली प्राइम में जो भी अपडेट आया, चाहे वो 2.0 को लेके है या गवर्नमेंट की कोई भी अपडेट आता है, उसकी ट्रेनिंग सेशन मैं आपके लिए अरेंज करूंगा। उसके लिए आपके पास हमारी कंपनी से इंफॉर्मेशन आती रहेगी, बाकी आप मुझसे भी कनेक्ट रह सकते हैं व्हाट्सएप पे, उस पर भी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो चैट बॉक्स में मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूं, और उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है अभी तो आप पूछ सकते हैं। जब तक आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैं यहां से एक पोल स्टार्ट कर रहा हूं,
मैं जानना चाहता हूं कि हमारा जो सेशन है वो आपको कैसा लगा। आगे की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी आप उस पोल के जरिए आप हमें बता सकते हैं। तो ये आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए पोल इम्पोर्टेंट है। मैं इस पोल को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। नेहा आपकी तरफ से देखना स्टार्ट हो रहा है क्या पोल? अगर हो पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो हम आप सबको अलग से एक मेल के थ्रू आपको फीडबैक फॉर्म सेंड करेंगे, तो आपको फिर उसके थ्रू बताना पड़ेगा। उसके थ्रू आप अपनी रिक्वायरमेंट हमें शेयर कर सकती हैं और जैसा भी आपका फीडबैक रहता है वो आप हमें शेयर कर सकती हैं। तो नेहा मेरी वॉइस आ रही है आपको सबको? नेहा वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, वॉइस ऑडिबल है। आई थिंक पोल अभी क्रिएट नहीं है। तो आपकी मेल पे हम फीडबैक फॉर्म सेंड करेंगे, तो आप प्लीज हर किसी से रिक्वेस्ट है उसको फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल करें। बाकी मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में एंटर कर दिया है और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। और नेहा जी भी आप अपना नंबर चैट बॉक्स में एंटर कर दीजिए। आप नेहा जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी इसमें हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए चैट बॉक्स में भी। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, पीपीटी तो नहीं, वीडियो हम शेयर कर सकते हैं। जो ये रिकॉर्डिंग है ये आपको शेयर कर सकते हैं। पीपीटी मैंने ज़्यादा इस पर बनाई नहीं है, जो भी माइंड में था मेरे पास था अपडेट सारा मैंने वो आपको दिया है। ठीक है, पीपीटी रिकॉर्डिंग मैं आपको इसकी शेयर जरूर कर दूंगा इसकी। ओके ओके जी।